नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 18। हिस्ट्री से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 18 दोस्तों। इससे पहले जो है 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम जो है दोस्तों हिस्ट्री में जो है पेपर फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम हिस्ट्री से पेपर फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है बारी बारी से दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो है तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप साथ ही साथ बने रहें, और हर क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, और 36 से चलेंगे दोस्तों आज, और 70 तक हम देखेंगे। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन नंबर देखिए और इसका आंसर कीजिए। 36 है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में वह कौन सा इतिहासकार था जिसने नुस्खा ए दिलकुशा लिखा था। आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में पूछा गया है वो कौन सा इतिहासकार था जिसने नुस्खा ए दिलकुशा जो है लिखा था। ऑप्शन देखिए, भीमसेन कायस्थ, खफी खान, इनायत खान, या फिर आपका ईश्वरदास नागर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा ऐसा इतिहासकार था दोस्तों जिसने नुस्खा ए दिलकुशा लिखा था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमसेन कायस्थ। ठीक है, नाम याद रखेंगे, भीमसेन कायस्थ। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भीमसेन कायस्थ था दोस्तों, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुगल सेना में जो है ये क्या था, एक अधिकारी के रूप में इसने कार्य किया था। ठीक है, मुगल सेना में, ठीक है, मुगल सेना में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अधिकारी के रूप में कार्य किया था दोस्तों भीमसेन कायस्थ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, नुस्खा ए दिलकुशा जो ग्रंथ है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें औरंगजेब के दक्षिण अभियानों का वर्णन है। ठीक है, औरंगजेब का जो दक्षिण अभियान है दोस्तों, तो दक्षिण अभियान का जो है यहाँ पर क्या है, वर्णन है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या है करके ना, तो आपको ध्यान रखना है कि नुस्खा ए दिलकुशा जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें औरंगजेब की दक्षिण अभियानों और उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी दोस्तों, उसका दोस्तों यहाँ पर वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है इस ग्रंथ में। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों, गीत गोविंद की रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है गीत गोविंद को। ठीक है, गीत गोविंद दोस्तों ये किसकी रचना है, ये है दोस्तों जयदेव की। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है गीत गोविंद की रचयिता जयदेव जो है ये किस शासक के दरबारी कवि थे। चलिए ऑप्शन कीजिए, आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा, धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, या फिर बल्लाल सेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है दोस्तों ये किस शासक के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलें, क्या हो जाएगा राइट आंसर 37 का। 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण सेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो जयदेव थे दोस्तों ये किसके दरबारी कवि थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों, आप जानती हैं ये बंगाल के सेन वंश के शासक थे दोस्तों। ठीक है, बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे दोस्तों जयदेव, याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाएगा कि गीत गोविंद जो है दोस्तों इसमें किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है गीत गोविंद जो है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है दोस्तों। ठीक है, संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है गीत गोविंद, संस्कृत साहित्य। ठीक है,
संस्कृत साहित्य की दोस्तों क्या है, एक उत्कृष्ट कृति है, रचना है दोस्तों। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। किसका वर्णन है आपको पूछ लिया जाएगा गीत गोविंद में, तो ध्यान रखेंगे राधा और कृष्ण। ठीक है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है दोस्तों गीत गोविंद में। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कभी कि गीत गोविंद में किस चीज़ का वर्णन है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो गीत गोविंद में जो है राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर करना है दोस्तों, चोल काल में उर और सभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आपको पूछा गया है उर और सभा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ पर देखिए, उर जो है साधारण ग्राम के निवासियों की सभा थी। ऑप्शन बी देखिए, सभा केवल ब्राह्मणों की अग्रहार गांवों की संस्था थी। उर के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, या फिर जो है आपका चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है चोल काल में, ठीक है, चोल काल के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चोल काल से आपको पूछा जाता है। तो चोल काल में उर और सभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38 का, उर के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उर के सदस्य को क्या कहा जाता है, पेरुमक्कल नहीं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, क्या कहा जाता है बताइए। ठीक है, उर के सदस्य को पेरुमक्कल नहीं कहा जाता है, सभा के सदस्य को कहा जाता है पेरुमक्कल। ठीक है, ये सभा के सदस्यों को कहा जाता है, सभा के सदस्यों को कहा जाता है पेरुमक्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, उर जो है दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा चोल काल में। उर जो है ये एक सामान्य करदाता किसानों की ग्राम सभा थी जो गैर ब्राह्मण गांवों में पाई जाती थी। कैसे गांवों में पाई जाती थी, गैर ब्राह्मण गांवों में पाई जाती थी। सभा जो है दोस्तों, सभा ये जो है दोस्तों ये गांव की जो है एक विशिष्ट सभा थी जो स्वायत्त शासन करती थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर तीनों जो है आपके सही हैं। चोल प्रशासन का स्थानीय स्वशासन आप जानती हैं। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध था। और यहाँ पर सभा केवल ब्राह्मणों के अग्रहार गांवों की संस्था थी, भी बताया मैंने आपको। और उर जो है साधारण ग्राम के निवासियों की सभा थी। ठीक, तो यहाँ पर तीनों जो है आपके राइट हैं, ए बी और डी। और सी यहाँ पर जो है गलत है आपका। जो उर जो है दोस्तों ये उर के सदस्यों को पेरुमक्कल नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, पेरुमक्कल कहा जाता है दोस्तों सभा के सदस्यों को। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आंसर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 39 में आपको आंसर करना है, मृच्छकटिकम जो है यानी कि मिट्टी का खिलौना गाड़ी नाटक का लेखन शूद्रक किस काल से संबंधित है। आप जानते हैं दोस्तों मृच्छकटिकम जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना है दोस्तों शूद्रक की। ठीक है, आपको पूछा है शूद्रक किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से, गुप्त काल से, हर्ष काल से, या फिर कुषाण काल से। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, मृच्छकटिकम जिसे हम मिट्टी का खिलौना गाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये नाटक है दोस्तों। ठीक है, और इसको किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, और शूद्रक दोस्तों किस काल से संबंधित है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, गुप्त काल, या फिर इसको आप पूर्व गुप्त काल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर गुप्त काल आपके ऑप्शन में ना हो तो आप इससे जो है पूर्व गुप्त काल भी कर सकते हैं। पूर्व गुप्त काल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, मृच्छकटिकम दोस्तों किसकी रचना है, शूद्रक की है। और शूद्रक किस काल से संबंधित है, आपके गुप्त काल से संबंधित है। अगर ऑप्शन में आपको गुप्त काल ना मिले, पूर्व गुप्त काल मिले, तो आंसर आपका जो है पूर्व गुप्त काल होगा। ठीक है, दोनों में जो ऑप्शन में होगा उसको आप राइट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो ये मृच्छकटिकम है, ठीक है, ये ग्रंथ जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका सामान्य जनजीवन पर आधारित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए यहाँ पर आपको बताना है, मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को उनके उदय के सही कालक्रम के अनुसार
व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों को जो है यहाँ पर क्रम में लगाना है। यानी कि मगध पर सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, ठीक है। तो ये आपको क्रम बताना है। मैंने आपको मगध साम्राज्य जो है अच्छे से समझा रखा है, आप डिटेल क्लास में देखिए उसको, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है मगध साम्राज्य। तो यहाँ पर सही क्रम पूछा है, ठीक है। मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले मगध पर किसने शासन किया था। तो 40 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही कालक्रम अगर हम कहें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश आएगा ना सबसे पहले। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। किसने की थी, साथ ही साथ ये भी नोट करें, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं बता रखी, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया दोस्तों मगध पर, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग वंश की स्थापना की किसने की, शिशुनाग द्वारा की गई, ठीक है, शिशुनाग, ठीक। उसके बाद कौन सा वंश आया दोस्तों मगध पर, किसने शासन किया इसके बाद, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया, शिशुनाग के बाद आया नंद वंश, ठीक है। नंद वंश जो है दोस्तों, नंद वंश की जो स्थापना है किसने की, महापद्म नंद ने की, ठीक है, महापद्म नंद, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर लास्ट में आपका मौर्य वंश आया। मौर्य वंश आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये क्रम रहेगा आपका 4-3, आपका कौन सा क्रम रहेगा, 4-3-2-1, ठीक है। तो यहाँ पर 4-3-2-1 कहाँ पर है देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले आ जाएगा मगध पर सबसे पहले किसने शासन किया, हर्यक वंश ने। उसके बाद शिशुनाग वंश ने। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद किसने किया, नंद वंश ने। उसके बाद फिर मौर्य वंश आया, ठीक है। मैंने आपको इनके संस्थापक भी बता दिए, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हर्यक वंश जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है किसने की, बिंबिसार ने की। और हर्यक वंश का एक जो है आपका, हर्यक वंश का एक प्रमुख जो शासक है आप जानते होंगे, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अजातशत्रु से, ठीक। और उसी प्रकार शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और शिशुनाग वंश के बाद जो है आपका नंद वंश आता है। नंद वंश की स्थापना महापद्म द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। और मौर्य वंश आप जानती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हर्यक वंश कब था दोस्तों, हर्यक वंश ने कब शासन किया, हर्यक वंश आपका 15 यानी कि 544 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व का है हर्यक वंश। शिशुनाग वंश की बात करें 412, ठीक है, 412 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व, ठीक। नंद वंश की बात करें, नंद वंश आ गया आपका 344, ठीक है, 344 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 344 ईसा पूर्व, ठीक। और उसी प्रकार मौर्य वंश आप जानती हैं, मौर्य वंश आपका 322 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। एक तो आपको मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद फिर मौर्य वंश, ठीक है। इनके संस्थापक याद रखने हैं, ठीक है, इनका समय याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपने आंसर करना है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलें। देखिए 41 में क्या होगा, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है किस विद्वान ब्राह्मण से करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवाजी आप जानती हैं, ठीक है। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है किस विद्वान ब्राह्मण से कराया था। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 41 का। शिवाजी आप जानती हैं दोस्तों, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने शिवाजी के बारे में पढ़े होंगे। शिवाजी ने दोस्तों 2 कर लगाए थे, ठीक, सॉरी 2 सिक्के जो हैं जारी किए थे दोस्तों शिवाजी ने। कौन कौन से 2 सिक्के थे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है किस विद्वान ब्राह्मण से करवाया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों 41 का क्या हो जाएगा राइट आंसर,
41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा भट्ट, ठीक है, जिसे हम विश्वेश्वर भट्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक है वो किस विद्वान से करवाया था, गंगा भट्ट से करवाया था या फिर विश्वेश्वर भट्ट से करवाया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये आपके गंगा भट्ट हैं यानी कि विश्वेश्वर भट्ट है, जो ब्राह्मण विद्वान है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से कि दोस्तों ये कहाँ के विद्वान थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों काशी वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है। काशी इनकी जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, काशी वाराणसी के जो है ये क्या थे, एक जो है प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है इनका नाम गंगा भट्ट, विश्वेश्वर भट्ट के नाम से इनको जाना जाता है, या गंगा भट्ट आएगा या फिर आपका विश्वेश्वर भट्ट आएगा, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर याद रखना है, ये जो आपका जो इनका राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, तो कब हुआ था ये राज्याभिषेक, ठीक है। तो ये राज्याभिषेक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शिवाजी का कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 6 जून, पूछ लिया जाएगा आपको 6 जून 1674, ठीक है। 1674 में जो है क्या हुआ था, ये राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, ठीक है। और कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो आप जानती हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, रायगढ़ के किले में, ठीक है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ, रायगढ़ के, ठीक है, रायगढ़ के किले में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो आपको याद रखने हैं रायगढ़ के किले में हुआ। कब हुआ, 6 जून 1674 को हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट के बारे में बता दिया, ये वाराणसी के जो है प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर गंगा भट्ट ने जो है जब इनको इनका राज्याभिषेक किया तो इनको जो है क्या कहकर पुकारा, उच्च कुलीन स्त्री, उच्च कुलीन क्षत्रिय, ठीक है, इनकी सूर्यवंशी इनको कहा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे गंगा भट्ट ने इनको क्या कहा, शिवाजी को क्या कहा, सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, ठीक है। यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, आप नोट भी करते रहें, ठीक है। सूर्यवंशी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर शिवाजी ने दोस्तों यहाँ पर दो जो है सिक्के चलाए थे, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से दो सिक्के चलाए थे शिवाजी ने, पहला आपको याद रखना है हूण, ठीक है, हूण जो है इन्होंने सिक्का चलाया था, और दूसरा सिक्का चलाया था शिवराई, शिवराई, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। हूण और शिवराई सिक्के किसने चलाए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर कीजिए। तारीख शेरशाही की रचना अकबर के आदेश पर किसने की थी, तो तारीख शेरशाही जो है दोस्तों आपको बताना है, तारीख शेरशाही की रचना अकबर के आदेश पर किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन देखिए, अब्बास खान सरवानी, अहमद यादगार, रिजकुल्लाह मुस्ताकी या फिर जियाउद्दीन बर्नी। क्या हो जाएगा 42 का राइट आंसर, तारीख शेरशाही की रचना जो है अकबर के आदेश पर किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अब्बास खां सरवानी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तारीख शेरशाही दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तारीख शेरशाही जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो रचना है दोस्तों, ये अकबर के आदेश पर इसको किसने किया था, तो अब्बास खान सरवानी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अकबर ने, दोस्तों ध्यान रखेंगे, अकबर ने अकबर जो था शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित था, ठीक है, और उसे समझना था चाहता था, इसलिए उसने यह ग्रंथ जो है लिखवाया था, ठीक है। कौन सा ग्रंथ लिखवाया था, तारीख शेरशाही, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इस पुस्तक को जो है और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तारीख शेरशाही को और किस नाम से जानते हैं, तोहफा ए अकबर शाही, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पुस्तक वही है लेकिन नाम आपको अगर ये पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पुस्तक भी दोस्तों आपको याद रखना है, वही है, उसी का नाम है, ठीक है, तोहफा ए अकबर शाही, ठीक है, अकबर शाही।
तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो ग्रंथ है दोस्तों आपका तारीख शेरशाही, इसको जो है दोस्तों तोहफा-ए अकबर शाही भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे। ठीक, इस पुस्तक में दोस्तों शेरशाह के भूमि सुधार, सड़क निर्माण और न्याय व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन जो है मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तारीख शेरशाही की रचना अकबर के आदेश पर अब्बास खां सरवानी ने की थी इसकी रचना। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अकबर जो है दोस्तों, अकबर शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था था उससे काफ़ी प्रभावित था, तो उसको समझने के लिए उसने ये लिखवाया था। ठीक है, और इस पुस्तक को जो है तोहफा-ए अकबर शाही भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपको सीधे ये भी पूछा जाएगा कि तोहफा-ए अकबर शाही की रचना किसने की, तो किसने की इसकी रचना? अब्बास खां सरवानी। या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि तारीख शेरशाही की रचना किसने की, तो अब्बास खां सरवानी ने की। ठीक है, किसके आदेश पर की, तो अकबर के आदेश पर की। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है देखिए, पल्लव काल में घटिका किसे कहा जाता था? चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था प्रैक्टिस सेट में कि पल्लव काल में घटिका किसे कहा जाता था? जल कर था ये, उच्च शिक्षा केंद्र थे, या फिर मंदिरों का समूह था, या फिर ग्राम सभा? तो क्या था दोस्तों पल्लव काल में घटिका? चलिए आंसर कीजिए। पल्लव काल में घटिका क्या था दोस्तों ये? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर हो जाएगा घटिका जो है दोस्तों उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उच्च शिक्षा के केंद्र थे और ब्राह्मणों के लिए थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, विशेषकर जो है ये ब्राह्मणों के लिए थे दोस्तों। ठीक है, उच्च शिक्षा केंद्र जैसे आपके उस समय की जो है आप कह सकते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे जहाँ पर, तो ये जो दोस्तों आप उसको कह सकते हैं विश्वविद्यालय कह सकते हैं उस समय की। ठीक है, विश्वविद्यालय जिनको क्या कहा जाता था? घटिका कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और ये जो है विशेषकर ब्राह्मणों के लिए थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो संस्थान थे प्राय मंदिरों से जुड़े होते थे। ठीक है, यानी कि जो ये विश्वविद्यालय थे उस समय के, ये किससे जुड़े होते थे? मंदिरों से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये संस्थान जो है प्राय मंदिरों से जुड़े होते थे जहाँ पर वेदों, संस्कृत साहित्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ये विश्वविद्यालय दोस्तों मंदिरों से जो है जुड़े हुए थे, जहाँ पर क्या शिक्षा दी जाती थी? वेदों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, संस्कृत साहित्य के बारे में शिक्षा दी जाती थी और धर्मशास्त्र की। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा एक कांचीपुरम का घटिका सुना होगा। ठीक है, यानी कि कांचीपुरा का जो विश्वविद्यालय था उस समय। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कांचीपुरा। ठीक है, कांचीपुरम, कांचीपुरम का आपको पूछ लिया जाएगा कांचीपुरम का घटिया, सॉरी घटिका। ठीक है, तो कांचीपुरम का जो दोस्तों घटिका था, ये क्या था? उस समय जो है एक प्रसिद्ध जो है विश्वविद्यालय था दोस्तों उस समय का, पल्लव काल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे पल्लव काल में अगर आपको पूछा जाए कांचीपुरम घटिका क्या था, तो दोस्तों एक विश्वविद्यालय था। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अगर पूछा जाएगा कि पल्लव काल में घटिका किसे कहा जाता था, तो समझ जाएंगे आप कि उस समय के क्या थे? विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर दोस्तों वेदों की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और कांचीपुरम का दोस्तों जो घटिका था, ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, पल्लव काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आपको आंसर करना है अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकबरनामा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी जो है कहा जाता है? प्रथम भाग को, द्वितीय भाग को, तृतीय भाग को, या फिर चतुर्थ भाग को? चलिए आंसर कीजिए 44 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अकबरनामा के तृतीय भाग को कहा जाता है। ठीक है, तीसरे भाग को। ठीक है, अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है आईने अकबरी दोस्तों इसको किसने लिखा है? बताइए। या अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा लिखा है दोस्तों किसने? बताइए। अबुल फजल। ठीक है, कई बार पूछा जाता है।
अबुल फजल, ठीक है। किसने लिखा है अकबरनामा? अबुल फजल द्वारा लिखा गया है दोस्तों ये, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आईने अकबरी को जो है मुगल साम्राज्य का क्या कहा जाता है? गजेटियर माना जाता है, ठीक है। आईने अकबरी, ठीक है, याद रखेंगे ये अकबरनामा का ही जो है क्या है, एक भाग है, तृतीय भाग है, ठीक है। तो अबुल फजल याद रखेंगे, अकबरनामा हो या फिर आईने अकबरी हो, ठीक। तो यहाँ पर कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की, अकबरनामा की रचना किसने की, ठीक है। तो अबुल फजल का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अकबरनामा का ही जो तीसरा भाग है जिसे हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है आईने अकबरी को जो है मुगल साम्राज्य का क्या कहा जाता है? गजेटियर माना जाता है। इसको जो है मुगल काल का, ठीक है, मुगल काल का इसको क्या कहा जाता है? मुगल काल का गजेटियर कहा जाता है, गजेटियर, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मुगल काल का गजेटियर जो है किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो याद रखेंगे आईने अकबरी, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था, इसमें जो है आंकड़े, फसलें, वेतन और नियमों का जो है क्या था, सूक्ष्म विवरण था दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं 45 में, इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए आंसर कीजिए, किस मुगल बादशाह के काल में नवरोज उत्सव को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो दोस्तों ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। नवरोज त्योहार या नवरोज उत्सव जो है इसको किसने शुरू किया और इसको किसने प्रतिबंधित किया, यानी कि किसने शुरू किया और किसने समाप्त किया, ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पूछा है किस मुगल बादशाह के काल में नवरोज उत्सव को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑप्शन देखिए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का? तो कई बार आपने दोस्तों नवरोज उत्सव, नवरोज त्योहार जो है आपने सुना होगा। ये कैसा त्योहार था दोस्तों? नवरोज, नया वर्ष, ठीक है। नया वर्ष, नवरोज का मतलब क्या होता है? नया वर्ष, नया वर्ष। ये किसका दोस्तों त्योहार था? ध्यान रखेंगे, नया वर्ष एक दोस्तों एक क्या था? पारसी त्योहार था ये। कैसा त्योहार था? पारसी त्योहार पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। पारसी त्योहार, त्योहार या उत्सव कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नवरोज उत्सव जो है यानी कि नया वर्ष जो है ये एक पारसी त्योहार है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसको शुरू किसने किया और इसको प्रतिबंधित किसने किया, ठीक। तो यहाँ पर आपको प्रतिबंधित पूछा है तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नवरोज उत्सव को औरंगजेब ने प्रतिबंधित किया दोस्तों। कब किया अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे इसको किया था औरंगजेब ने 1659 में, यानी कि 1659 में जो है 1659 में जो है दोस्तों नवरोज त्योहार को जो है औरंगजेब ने क्या कर दिया था? बंद करवा दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू करने की बात करें तो इसको शुरू किसने किया था नवरोज त्योहार को? जिसे दोस्तों बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। इस त्योहार को जो शुरू किया था किसने किया था? बलबन ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और समाप्त किसने किया था? समाप्त किया औरंगजेब ने, ठीक है। कैसा त्योहार है ये? एक पारसी त्योहार है दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। चल अगला क्वेश्चन देखिए 46, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन 46 है दोस्तों, संगम काल में को शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चलिए आंसर कीजिए, पुरोहित, राजा, सेनापति या फिर व्यापारी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों संगम काल, ठीक है। ये संगम काल आपने अच्छे से तैयार करना, मैंने पहले भी बताया आपको। संगम काल को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। संगम काल से आपको जो है जरूर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। संगम काल में को शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था? पुरोहित के लिए होता था, राजा के लिए होता था, सेनापति के लिए होता था या फिर व्यापारी के लिए होता था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संगम संगम काल में को शब्द जो है ये राजा के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। किसके लिए प्रयुक्त होता था संगम काल में को शब्द? ये दोस्तों राजा के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है राजा के जन्मदिन को जो है संगम काल में किस नाम से हम जानते हैं? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजा का जन्मदिन जो है किस नाम से जाना जाता था संगम काल में? पेरूनल, ठीक है। ध्यान रखेंगे पेरूनल क्या था? पेरूनल अगर पूछा जाए आपको कि
ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि पेरुनल जो है दोस्तों क्या था पेरुनल संगम काल में, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि संगम काल में को शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राजा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संगम काल में पेरुनल जो है ये क्या था, तो आंसर हो जाएगा राजा का जन्मदिन था दोस्तों ये। ठीक है, राजा के जन्मदिन को कहते थे। ठीक है, जब राजा का जन्मदिन मनाया जाता था, ठीक है, उसको कहा जाता था पेरुनल। ठीक है, ये भी साथ में आपने याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों संगम काल में आपने पढ़ा होगा, संगम काल में क्या होता था, राजा को क्या माना जाता था संगम काल में। मैंने बताया था आपको, संगम काल में जो है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि दोस्तों माना जाता है। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47, इसका आंसर कीजिए। बहमनी साम्राज्य का वह शासक जिसे उसकी विद्वता के कारण जो है अरस्तु कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर सीधे यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है पहले। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन जब भी आंसर करते हैं, ठीक है, अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ही दोस्तों आप आंसर करें। ठीक है, ये दोस्तों हमेशा करना चाहिए, चाहे आप वैसे पढ़ते हैं या फिर आप परीक्षा हॉल में हैं, ठीक, कहीं भी हैं आप। ठीक है, जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए बहमनी साम्राज्य की बात हो रही है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक था जिसे उसकी विद्वता के कारण, ठीक है, उसकी बुद्धिमानी के कारण जो है उसको अरस्तु कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मोहम्मद शाह द्वितीय, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह वली या फिर हुमायूं शाह। क्या हो जाएगा राइट आंसर 47 का। बहमनी साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक है दोस्तों जिसको अरस्तु कहा जाता है उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, क्या हो जाएगा 47 का राइट आंसर, मोहम्मद शाह द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके मोहम्मद शाह द्वितीय हैं, ठीक है, ये दोस्तों एक जो है काफ़ी शांतिप्रिय शासक थे। और ठीक है, इन्होंने जो है युद्धों के बजाय जो है विज्ञान, साहित्य और दर्शन को बढ़ावा दिया। ठीक है, किसको बढ़ावा दिया, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान साहित्य और दर्शन को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया दोस्तों, मोहम्मद शाह द्वितीय ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका जो शासनकाल है, मोहम्मद शाह द्वितीय का जो शासनकाल रहा है, आपको ध्यान रखना है, बहमनी साम्राज्य में सांस्कृतिक उन्नति का काल माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के काल को। ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक उन्नति का काल। ठीक है, सांस्कृतिक उन्नति का काल। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य में सांस्कृतिक उन्नति का काल किसका था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे मोहम्मद शाह द्वितीय का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 का आंसर करना है, हुणों का वह क्रूर शासक जिसने गुप्त साम्राज्य को परेशान किया और जिसे यशोवर्मन ने पराजित किया था। चलिए आंसर कीजिए, हुणों का वह क्रूर शासक कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को परेशान किया और जिसे यशोवर्मन ने पराजित किया था। ऑप्शन देखिए, कौन सा क्रूर शासक था हुणों का, तोरमाण, मिहिरकुल, खुश नेवाज या फिर अट्टिला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्रूर शासक बताना है, हुणों का वह क्रूर शासक कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को काफ़ी परेशान किया और जिसे यशोवर्मन ने पराजित किया था, कौन था वो। 48 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, हुणों का वह क्रूर शासक था दोस्तों मिहिरकुल। ठीक है, ध्यान रखेंगे मिहिरकुल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिहिरकुल था दोस्तों जिसे मालवा के शासक यशोवर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, यशोवर्मन कौन था, ये था दोस्तों मालवा के शासक। ठीक है, मालवा के शासक। ठीक है, मालवा के शासक यशोवर्मन ने जो है परास्त किया था दोस्तों, पराजित किया था मिहिरकुल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों मिहिरकुल को बौद्ध धर्म का नाशक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा मिहिरकुल से। ठीक है, मिहिरकुल को जो है क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का नाशक। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि बौद्ध धर्म का नाशक, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा बौद्ध धर्म का नाशक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का नाशक कहा जाता है दोस्तों मिहिर कुल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्या कौन था, ये हुणों का दोस्तों एक क्या था, क्रूर शासक था। ठीक है, बौद्ध धर्म का नाशक इसलिए कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसने जो है दोस्तों हजारों जो है स्तूपों और विहारों को जो है इसने क्या किया था, नष्ट किया था। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर करना है दोस्तों। निम्नलिखित पल्लव शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको बताना है पल्लव शासकों का जो है क्रम, यहाँ पर जो है आपको जो है सही करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद देखिए सिंह विष्णु, उसके बाद तीसरे में देखिए महेंद्र वर्मन द्वितीय, उसके बाद देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पर पल्लव शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा 49 का राइट आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है पल्लव शासकों का सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले आते हैं सिंह विष्णु। ठीक है, कौन आते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है सिंह विष्णु। ठीक है, इनका नाम इसलिए पहले आता है क्योंकि ये पहला जो है क्या था, इनका शासन था सिंह विष्णु का। ठीक है, और ये पल्लव वंश के जो है क्या थे, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए पल्लव वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सिंह विष्णु के बाद किसका शासनकाल था, तो सिंह विष्णु के बाद आता है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसके बाद। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम आप जानते हो दोस्तों, इन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है मत विलास प्रहसन। ठीक है, क्या है, मत विलास, ठीक है, मत विलास प्रहसन, प्रहसन। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों मत विलास प्रहसन। पूछा जाता है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था, पल्लव शासक था। ठीक, तो यहाँ पर पहले आपने देखा सही क्रम, पहले सिंह विष्णु, उसके बाद महेंद्र प्रथम, उसके बाद क्या आ जाएगा, महेंद्र प्रथम के बाद आ जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, सिंह विष्णु पहले, दूसरे में आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, तीसरे में आपका क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, ये क्रम रहेगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा हमारा क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है, देखिए 2 1 4 3 जो है आपके ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, सबसे पहले सिंह विष्णु, उसके बाद जो है आपके कौन आ जाएंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद फिर आपका महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे पल्लव शासकों का सही क्रम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करना है दोस्तों। अलबरूनी ने किस भारतीय शहर को ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र बताया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलबरूनी, ठीक है, आप सभी जानते हैं अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी ने किस भारतीय शहर को जो है ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र बताया है, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है, अलबरूनी ने किस भारतीय शहर को ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर भी करते रहें प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अलबरूनी की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी ने किस भारतीय शहर को ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र बताया है। तो 50 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने वाराणसी यानी कि बनारस को ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र बताया है। आपको बनारस भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, बनारस, अगर यहाँ पर जो है वाराणसी नहीं मिला, बनारस आपके ऑप्शन में मिला, तो बनारस
राइट होगा। ठीक है, दोनों में कोई भी आपका इस प्रकार से भी कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने दोस्तों वाराणसी बनारस को जो है ब्राह्मणों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब यहाँ पर अलबरूनी की पुस्तक का नाम बताइए। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सा ग्रंथ लिखा था अलबरूनी ने? किताबुल हिंद। ठीक है, क्या लिखा था? किताबुल किताबुल हिंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद जो है ये किसने लिखा था? इसको और किस नाम से जानते हैं? किताबुल हिंद को तहकीक हिंद नाम से जानते हैं। ठीक है, तहकीक हिंद। तो आपको इस प्रकार से पूछा जाता है, तहकीक तहकीक हिंद। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो किताबुल हिंद है इसी का नाम क्या है? तहकीक हिंद है। ठीक है, ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? ये ग्रंथ है आपका अलबरूनी का। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ में दोस्तों अलबरूनी ने लिखा है कि वाराणसी जो है हिंदू विज्ञान और विद्या का उसी प्रकार केंद्र है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने जो है दोस्तों अलबरूनी ने अपनी पुस्तक जो है किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद में लिखा है दोस्तों कि वाराणसी जो है हिंदू विज्ञान और विद्या का उसी प्रकार केंद्र है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 का आंसर करेंगे, मौर्य प्रशासन में आपको बताना है राजुक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। तो मैंने ये आपको बता रखा है दोस्तों, राजुक अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन में इसका मुख्य कार्य क्या था? कर वसूली, न्याय और राजस्व प्रशासन, सैन्य नेतृत्व या फिर धार्मिक उत्सव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? मौर्य प्रशासन में दोस्तों राजुक अधिकारी का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? न्याय और राजस्व प्रशासन। ठीक है, न्याय और राजस्व प्रशासन आपका जो है दोस्तों राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ जो है जो ये राजुक अधिकारी थे दोस्तों मौर्य प्रशासन में, आपको ध्यान रखना है, जो राजुक अधिकारी थे दोस्तों मौर्य प्रशासन में, इनका जो प्रारंभिक कार्य था वो दोस्तों केवल भूमि की पैमाइश और राजस्व निर्धारण करना था। ठीक है, क्या था? भूमि की पैमाइश करना, भूमि की भूमि की पैमाइश करना और क्या करना? राजस्व को क्या करना? राजस्व निर्धारण करना। ठीक है, राजस्व निर्धारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो राजुक अधिकारी था दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, जो राजुक अधिकारी था इसका क्या काम था आपको पूछा जाएगा। तो इनका प्रारंभिक कार्य जो था भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि की पैमाइश करना और राजस्व निर्धारण करना था। ठीक, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, किंतु अशोक ने इनको कैसी शक्तियां दे दी थी? न्यायिक शक्तियां भी इनको दे दी थी। ठीक है, तो आपने डिटेल में जब पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनको अच्छे से याद रखना है। मौर्य प्रशासन आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए आंसर कीजिए 52 का। 52 है दोस्तों, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर, इसका जो निर्माण है दोस्तों और किस चंदेल शासक ने करवाया था? आपको चंदेल शासक बताना है, किस चंदेल शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखिए, ढंग, विद्याधर, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 52 का? आपको आंसर करना है। ठीक है, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल शासक विद्याधर ने पूर्ण कराया था दोस्तों इसको। ठीक है, विद्याधर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर। ठीक है, विद्याधर दोस्तों आप जानती हैं ये चंदेल वंश के जो है सर्वाधिक शक्तिशाली जो है क्या थे? शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, पूछा जाएगा विद्याधर ने कब से कब तक शासन किया। तो याद रखेंगे 1017 से लेकर आपका 1029 ईस्वी तक। ठीक है, और ये चंदेल वंश के जो है शक्तिशाली शासक थे दोस्तों। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ कंदरिया महादेव मंदिर आप जानती हैं ये दोस्तों भगवान शिव को जो है समर्पित था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। औरंगजेब के समय महासू क्या था? चलिए 53 का आंसर कीजिए। औरंगजेब के समय आपको बताना है महासू क्या था। एक प्रकार का सीमा शुल्क था, भू राजस्व के अतिरिक्त लिया जाने वाला अतिरिक्त उपकर था, या फिर एक प्रशासनिक इकाई थी, या फिर एक सैन्य पद था। तो क्या था दोस्तों औरंगजेब के समय महासू क्या था ये? चलिए आंसर कीजिए 53 का। औरंगजेब के समय महासू दोस्तों क्या था ये? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भू राजस्व के अतिरिक्त लिया जाने वाला अतिरिक्त उपकर था। भू राजस्व के अतिरिक्त लिया जाने वाला क्या था? उपकर था दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महासू शब्द दोस्तों जो है संभवतः स्थानीय करों या राजस्व के विविध रूपों के लिए प्रयुक्त हुआ था दोस्तों उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब थे दोस्तों, औरंगजेब ने अपने राज्यारोहण के बाद जो है प्रजा को राहत देने के लिए जो राहदारी जो कर था दोस्तों, जिसको परिवहन कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, राहदारी कर। ठीक है, राहदारी कर जिसे परिवहन कर के नाम से जानते हैं, इस कर को, और पानदारी, ठीक है, एक पानदारी कर था, इन दोनों करों को समाप्त कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, पानदारी कर। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि राहदारी और पानदारी कर को किसने समाप्त किया। ठीक है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने दोस्तों इन करों को क्या किया था? समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं। जो राहदारी कर था दोस्तों ये क्या था? परिवहन कर था। ठीक है, राहदारी। और जो आपका पानदारी कर था ये किस प्रकार का कर था? ये भी पूछ लिया जाएगा आपको, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका जो है पानदारी कर था दोस्तों, ये किस प्रकार का कर था? पानदारी, ये चुंगी कर था एक। ठीक है, चुंगी कर क्या था? एक चुंगी कर था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसने चलाया इनको? किसने समाप्त किया इनको? औरंगजेब ने। ठीक है, राहदारी कर और पानदारी कर को किसने समाप्त किया? औरंगजेब ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54। विजयनगर काल में रक्त कोडगे क्या था? चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया पहले। विजयनगर काल की बात हो रही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में रक्त कोडगे क्या था? युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली भूमि अनुदान, धार्मिक कर, भूमि कर का एक हिस्सा, या फिर व्यापारियों पर लगाया गया अर्थदंड। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 54 का? अब मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। ठीक है, जब मैंने आपको पेपर फर्स्ट के कराए थे प्रैक्टिस से, तो यहाँ पर आपको बताना है रक्त कोडगे। मैंने बताया था ना रक्त कोडगे दोस्तों ये क्या था विजयनगर काल में? तो ध्यान रखेंगे 54 का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर काल में रक्त कोडगे जो है युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली भूमि अनुदान थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। याद रखेंगे रक्त कोडगे जो है ये क्या था? ये दोस्तों विजयनगर में जो है विजयनगर काल में ये क्या था? युद्ध में शहीद हुए जो सैनिक थे उनके परिवारों को दी जाने वाली भूमि अनुदान था, यानी कि उनके परिवारों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, उसको कहते थे रक्त कोडगे। ठीक है, रक्त कोडगे दोस्तों इसे जो है रक्त मान्यम भी कहा जाता है। अगर आपको यहाँ पर रक्त कोडगे ना मिला ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए रक्त मान्य, ठीक है, इसको क्या कहते हैं और नाम से इसको जानते हैं? ठीक है, रक्त मान्यम। ठीक है, मान्यम, रक्त मान्यम इसको दोस्तों कहा जाता है। रक्त कोडगे को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि विजयनगर काल में रक्त मान्यम क्या था। ठीक है, तो आंसर वही रहेगा आपका युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली भूमि अनुदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। 55 का आंसर करिए दोस्तों। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस नदी में जल समाधि लेकर प्राण त्यागे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार नरेश प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नागभट्ट द्वितीय से। ठीक है, इन्होंने दोस्तों सोमनाथ मंदिर का भी जो है पुनर्निर्माण करवाया था। अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस नदी में जल समाधि लेकर प्राण त्यागे थे? गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा। क्या हो जाएगा 55 का राइट आंसर? 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे नागभट्ट द्वितीय जो है
जो प्रतिहार शासक हैं दोस्तों, इन्होंने जो है किस नदी में जल समाधि लेकर प्राण त्यागे थे? गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को इन्होंने त्यागा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं नागभट्ट द्वितीय जो है, ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है एक शक्तिशाली शासक थे दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, इनका पूछा जाता है कि इन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, और अपनी राजधानी जो है इन्होंने कहाँ बनाई, ये पूछा जाता है। ठीक है, कन्नौज को जीतकर इन्होंने राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे नागभट्ट द्वितीय ने जो है कन्नौज को जीतकर क्या किया था? राजधानी बनाया था कन्नौज को। ठीक, साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया? सोमनाथ मंदिर का, ठीक है, मंदिर का पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण जो है किसने किया? तो याद रखेंगे नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। पुनर्निर्माण, ठीक। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और इन्होंने जो जल समाधि ली, ठीक है, किस नदी में ली पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है गंगा नदी। ठीक, इस सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 का आंसर कीजिए, सल्तनत काल में अमीर ए दाद का पद क्या था? दोस्तों सल्तनत काल में आपको बताना है अमीर ए दाद। ठीक है, तो सल्तनत काल में अमीर ए दाद का पद क्या था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 56 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर ए दाद जो है नगर का मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों 56 का, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या था? अपराधियों को पकड़ने, ठीक है, सुल्तान का जो है काजी की अदालत में उसको उपस्थित करना और फिर दिए गए दंड को लागू करवाना जो है इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों अमीर ए दाद का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 57 में आंसर करना है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का वह विदेशी यात्री जिसने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य में आया था दोस्तों एक विदेशी यात्री जिसने सती प्रथा का जो है विस्तृत वर्णन किया था। ऑप्शन देखिए, निकोलो कॉन्टी, फर्नाओ नूनिज, या फिर अब्दुल रज्जाक, या फिर बारबूसा। क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों कौन सा दोस्तों विदेशी यात्री था? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्नाओ नूनिज। ठीक है, फर्नाओ नूनिज याद रखेंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली यात्री था ये। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। तो पुर्तगाली यात्री था दोस्तों फर्नाओ नूनिज। ठीक है, इसने जो है सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है दोस्तों, और ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल काल में पुस्तकालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा मुगल काल में पुस्तकालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा, मैंने सारे आपको बता रखे हैं। मुगल काल मैंने आपको बताया है, वहाँ पर आपको बताया था मैंने पुस्तकालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है मुगल काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाजिम एक किताब खाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुगल काल में पुस्तकालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नाजिम ए किताब खाना। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे, उसको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, बहमनी साम्राज्य का वह शासक जिसे वली यानी कि संत कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक है जिसे संत कहा जाता था दोस्तों? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हुमायूं शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, या फिर मुजाहिद शाह। क्या हो जाएगा 59 का राइट आंसर? 59 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमद शाह प्रथम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहमनी राज्य के शासक अहमद शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है, यानी कि संत कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है
जो आपके ये अहमद शाह प्रथम थे दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, जो आपको पूछा जा सकता है। इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की थी इन्होंने अपनी राजधानी? स्थानांतरित की थी बीदर, ठीक है, बीदर। ये पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये पूछा जाएगा आपको कि कौन सा बहमनी साम्राज्य का शासक था जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो याद रखेंगे अहमद शाह प्रथम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर करना है भाग और बलि मौर्य काल में क्या थे? चलिए आंसर कीजिए। भाग और बलि जो है मौर्य काल में क्या थे? सैन्य विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे या फिर प्रशासनिक अधिकारी? क्या हो जाएगा 60 का राइट आंसर? मौर्य काल में भाग और बलि जो है ये क्या थे? मुख्य रूप से क्या थे? राजस्व के स्रोत थे दोस्तों ये, ठीक है। यानी कि राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि, ठीक है। भाग क्या था दोस्तों? जो भाग था, आप ध्यान रखेंगे इसको, भाग यह भूमि की उपज का हिस्सा होता था, जो सामान्यतः 1/6 भाग को जो है राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था, ठीक है। यानी कि भूमि की उपज का 1/6 भाग, ठीक है, भाग जो है ये कर के रूप में देना पड़ता था। और बलि की बात करें, बलि जो है दोस्तों ये वैदिक काल में जो है यह एक जो है स्वैच्छिक भेंट थी, लेकिन मौर्य काल तक आते आते यह एक अनिवार्य धार्मिक क्या बन गया? उपकर बन गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। तो याद रखेंगे भाग और बलि जो है ये मौर्य काल में क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। आंसर करना है सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, सल्तनत काल में आप जानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दीवान अमीर को ही, ठीक है। तो दीवान अमीर को ही जो है ये विभाग का उद्देश्य क्या था और इस विभाग की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? मैंने बताया ना अभी कृषि, तो कृषि जहाँ पर दिख रहा है आप सीधे आंसर करें, ठीक है। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना और किसानों को ऋण देना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना जो है, अगर आपको पूछा जाए किसने की, तो इस विभाग की स्थापना की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों किस विभाग की स्थापना की? दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ याद रखेंगे ये विभाग क्या था? ये ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना इस विभाग का काम था और किसानों को ऋण देना, ठीक है, याद रखेंगे। और सारे दोस्तों यहाँ पर फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था इस विभाग का? ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना और किसानों को ऋण देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। इसका आंसर कीजिए। 62 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों को पैर में पहनाए जाने वाला सोने का कड़ा क्या था उसका नाम? गंडपेंद्र, वराह, कंगन, हार? चलिए आंसर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी डीप क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो पुरुष थे उनको जो है दोस्तों ये दिया जाता था सोने का कड़ा, ठीक है, जो पैर में पहना जाता था, तो उसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडपेंद्र, ठीक है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गंडपेंद्र हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। पहला जो यहाँ पर गंड है, गंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? वीर पुरुष। क्या होता है? वीर पुरुष। इससे आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, वीर पुरुष, ठीक। और पेंद्र का मतलब क्या होता है? पेंद्र का मतलब क्या होता है? पैर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गट पेंद्र का मतलब हो गया वीर पुरुष के पैर, ठीक है। तो वीर पुरुष के पैर में जो है दोस्तों सोने का कड़ा जो है दोस्तों पहनाया जाता था, इसको दिया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों को पैर में पहनाए जाने वाला सोने का कड़ा जो है
क्या कहलाता था? गणपेंद्र कहलाता था। ठीक है, यह सम्मान केवल उन वीरों को मिलता था जिन्होंने शत्रु का वध किया हो या फिर युद्ध में असाधारण साहस दिखाया हो। ठीक है, उन्हीं को मिलता था। ठीक है, किनको मिलता था? जिन्होंने शत्रु का वध किया हो या फिर युद्ध में असाधारण साहस दिखाया हो, उन्हीं को दोस्तों ये सोने का कड़ा जो है गणपेंद्र दिया जाता था। ठीक है, सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर जो है शासन करने वाले राजवंशों को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के आप मैंने बताया है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य आपको। ठीक है, इसमें शासन करने वाले राजवंशों को उनके क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में किसने शासन किया? सबसे पहले आपका संगम वंश ने किया। ठीक है, संगम वंश ने किया सबसे पहले। उसके बाद संगम वंश के बाद क्या आया? तो ध्यान रखेंगे, संगम वंश के बाद आया सुलूभ वंश। ठीक है, चौथा सुलूभ वंश आया। सुलूभ वंश के बाद क्या आया? सुलूभ वंश के बाद आया तुलुव वंश। ठीक है, फर्स्ट वाला। तुलुव वंश के बाद क्या आया? फिर अराविदु वंश। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा दोस्तों आपका। सही क्रम जो है क्या रहेगा? 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3। तो ये 2 4 1 3 क्रम रहेगा, 2 4 1 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों क्या है? विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है। ठीक है, सबसे पहले संगम वंश, ठीक है, उसके बाद आपका सुलुभ वंश, फिर उसके बाद तुलुव वंश, उसके बाद फिर अराविदु वंश। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन वंशों के आपको ध्यान रखने हैं। जैसे संगम वंश है आपका, संगम वंश दोस्तों किसने स्थापित किया? संगम वंश किया हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, संगम वंश जो है किसने स्थापित किया? इसको ध्यान रखेंगे, ये स्थापित किया दोस्तों हरिहर और बुक्का। ठीक है, कई बार तो पूछा गया है, हरिहर और बुक्का के द्वारा दोस्तों इसको क्या किया गया था? संगम वंश को स्थापित किया गया था। ठीक है, संस्थापक आपको पूछे जाएंगे, संगम वंश के संस्थापक कौन थे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या किसने स्थापित किया? तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर याद रखेंगे सुलुभ वंश। ठीक है, जो सुलुभ वंश है दोस्तों, इस सुलुभ वंश को किसने स्थापित किया, किसने स्थापना की सुलुभ वंश की? वीर नरसिंह ने, नरसिंह सुलुभ ने। ठीक है, सुलुभ वंश की स्थापना किसने की? सुलुभ वंश की स्थापना की नरसिंह सुलुभ ने। नरसिंह याद रखेंगे, नरसिंह। ठीक है, नरसिंह सुलुभ। ठीक है, नरसिंह सुलुभ ने स्थापना की थी दोस्तों सुलुभ वंश की। ठीक है, उसके बाद तुलुव वंश की बात करें तो तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह, ध्यान रखेंगे, वीर नरसिंह ने जो है तुलुव वंश की स्थापना की। और अराविदु वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, और अराविदु वंश की स्थापना किसने की? अराविदु वंश की स्थापना दोस्तों किसने की? तिरुमल द्वारा की गई थी। ठीक है, तिरुमल, तिरुमल। ठीक, तो मैंने आपको चारों के जो हैं संस्थापक बता दिए। ठीक है, पूछे जाएंगे। संगम वंश किसने स्थापित किया? हरिहर और बुक्का ने। सुलुभ वंश किसने स्थापित किया? नरसिंह सुलुभ ने। ठीक है, तुलुव वंश किसने स्थापित किया? वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया इसको। ठीक है, और अराविदु वंश जो है ये तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, सारे आपको याद रखने। चल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौड़वाहो काव्य की रचना किसने की थी? चलिए आंसर कीजिए। गौड़वाहो काव्य दोस्तों, ये काव्य जो है किसने इसकी स्थापना की, सॉरी रचना की, बताइए। गौड़वाहो काव्य की रचना किसने की? बाणभट्ट, वाकपतिराज, भवभूति या फिर राजशेखर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? गौड़वाहो यानी कि गौड़ राजा का वध। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। गौड़वाहो यानी कि गौड़ राजा का वध, गौड़ राजा का वध। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? गौड़ राजा का वध, ये काव्य रचना दोस्तों किसकी है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा वाकपतिराज। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाकपतिराज की रचना है गौड़वाहो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि वाकपतिराज जो है ये किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसके दरबारी कवि थे?
कन्नौज के शासक यशोवर्मन के। ठीक है, अभी ऊपर बताया था ना, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन के क्या थे, दरबारी कवि थे दोस्तों, वाकपति राज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 65, मुगल काल में वाबस्ता कौन थे। चलिए आंसर कीजिए 65 का। मुगल काल में बताना है वाबस्ता कौन थे। ठीक है, सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, साथ में मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, मुगल काल में वाबस्ता कौन थे। चलिए आंसर कीजिए शाही खजांची, वे लोग जो किसी अमीर या अधिकारी के आश्रित थे, विदेशी व्यापारी थे, या फिर तोप खानों के कर्मचारी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 65 का। मुगल काल में वाबस्ता वे लोग थे दोस्तों जो किसी अमीर या मनसबदार के आश्रित थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का। तो राइट आंसर हो जाएगा वे लोग जो किसी अमीर या मनसबदार की क्या थे, आश्रित थे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। मराठा संघ में चिटनीस का मुख्य कार्य क्या था। चलिए आंसर कीजिए, मराठा का पूछ लिया आपको। ठीक है, मराठा संघ में चिटनीस का मुख्य कार्य क्या था। राजकीय पत्राचार, वित्तीय लेखा जोखा, धार्मिक विवाद सुलझाना, या फिर गुप्तचर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। मराठा संघ में दोस्तों चिटनीस का मुख्य कार्य था राजकीय पत्राचार। ठीक है, याद रखेंगे राजकीय पत्राचार को संभालना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि मराठा संघ में चिटनीस क्या था। ठीक है, चिटनीस का मुख्य कार्य क्या था, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पत्राचार को संभालना जो है इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, साथ ही साथ यह अधिकारी दोस्तों शाही पत्रों को पढ़ता था। ठीक है, उनका मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करता था और उन पर राजा की मुहर लगवाना सुनिश्चित करता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 67, आपको आंसर करना है औरंगजेब के समय तारीख आसम का लेखक कौन था। चलिए आंसर कीजिए, तारीख आसम ये रचना किसकी है, किसका ग्रंथ है, आपको लेखक बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, आंसर कीजिए। शिहाबुद्दीन तलिस, खवी खान, और साकी मुस्तैज खान, या फिर भीमसेन। क्या हो जाएगा 67 का राइट आंसर। औरंगजेब के समय तारीख आसम का लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन तालिस। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह पुस्तक औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला द्वारा असम और कूच बिहार अभियान के दौरान जो है किया गया था इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका विवरण जो है हमें देता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो है असम के अहोम राजाओं, वहाँ के भूगोल, लोगों और युद्ध पद्धतियों का यहाँ पर वर्णन दोस्तों इसमें इस ग्रंथ में मिलता है, तारीख आसम। ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों, शिहाबुद्दीन तालिस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 68, आपको आंसर करना है विजयनगर काल में या विजयनगर साम्राज्य में शिस्त कर का निर्धारण सामान्यतः पैदावार का कितना भाग होता था। चलिए आंसर कीजिए, विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर काल में शिस्त कर, इसका जो है दोस्तों जो निर्धारण सामान्यतः जो है पैदावार का कितना प्रतिशत भाग होता था। ठीक है, 1/2, 1/6, 1/3, या फिर 1/10। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 68 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विजयनगर काल में शिस्त कर का निर्धारण सामान्यतः पैदावार का 1/6 भाग माना जाता था। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, शिस्त का अर्थ होता है दोस्तों मानक भू राजस्व। ठीक है, याद रखेंगे इसको, मानक भू राजस्व, मानक भू राजस्व। ठीक है, राजस्व। ठीक, चलिए चलिए आगे देखिए 69 में आंसर कीजिए दोस्तों। 69 का सल्तनत काल में मुनहियान शब्द का संबंध किस विभाग से था। ठीक है, आपको सल्तनत काल में बताना है मुनहियान। ठीक है, मुनहियान शब्द जो है इसका संबंध जो है किस विभाग से है पूछा है। ठीक है, राजस्व विभाग से, गुप्तचर विभाग से, सिंचाई विभाग से, या फिर डाक विभाग से। बी ऑप्शन में गुप्तचर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा आपका मीठा है यहाँ पर, गुप्तचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 69 का
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्तनत काल में मुनहियान शब्द का संबंध किससे था? गुप्तचर विभाग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुप्तचर विभाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 70 में आपको बताना है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपको बताना है औरंगजेब के समय जो है मोहतसिब की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, औरंगजेब के समय पूछा है आपको मोहतसिब। ठीक है, इसका जो है दोस्तों मोहतसिब की नियुक्ति जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसको नियुक्त करने का? सैन्य परेड का निरीक्षण, जन नैतिकता की देखभाल और शरीयत को लागू करना, भू राजस्व वसूलना, या फिर टकसाल का प्रबंधन। क्या हो जाएगा राइट आंसर 70 का? औरंगजेब के समय जो है मोहतसिब की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जन नैतिकता की देखभाल और शरीयत को लागू करना था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 70 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।